वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल बीच स्टडी पॉइंट। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक। तो जिसमें पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, ठीक। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक। तो बिना देरी के हुए आज का लेसन चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले इसमें 3 डाइपोल होते हैं। सबसे पहले एक इससे पैरेलल होता है, ठीक। और इसका सेंटर O। एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे होता है, और जो तीसरा वैद्युत द्विध्रुव होता है वो इसके इस रेखा के लंबवत होता है। प्लस क्यू, ठीक। जो और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे P होता है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होती है, ठीक। और इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, और इस द्विध्रुव का जो यहाँ पे बिंदु होगा वो P cos थीटा होगा, और इसका जो बिंदु होगा यहाँ पे P sin थीटा होगा, ओके। सो इसे कैसे, ये कूलाम के नियम से नहीं लगेगा, ये लगेगा किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले सूत्र से लगेगा, जो मैंने पहले क्लियर करा दिया है, ठीक। तो इसमें पहले हम लोग द्विध्रुव A1 तथा B1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आप देख रहे होंगे कि अगर इसको हम डॉट डॉट ऐसे मिला दें, अगर इससे मिला दें तो ये निरक्षी वाला बन जाएगा, ठीक। तो इसमें निरक्षी वाला फार्मूला लगेगा, तो लिखते हैं द्विध्रुव A1 V1 के कारण A1 V1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो क्या हो जाएगा, C1 इक्वल टू निरक्षी वाला फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 P अपान R क्यूब, और साइन थीटा है तो ये साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ साइन थीटा, ओके। और अब हम इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे जो कि इसके समांतर है, तो ये हो जाएगा अच्छी स्थिति वाला। ठीक, तो E2 A1 A2 B2 के कारण पे पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक, E2 तो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान r क्यूब। अब हम इन दोनों का परिणाम ही निकाल लेते हैं। ठीक, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक, तो हम इनकी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू इस E1 E2 में पुट कर लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा E बराबर अंडर रूट 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपन R क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपन R क्यूब का होल स्क्वायर। ओके, इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर, अब देखिए ये पद और p और r क्यूब और ये पद और p और r क्यूब कॉमन मिल रहे हैं दोनों में, तो इसे हम बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो ये बाहर आएंगे तो इसमें स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो सिंपली सा ऐसे हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, हो जाए ए बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपान r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, इसको खोलेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इससे हम एक cos ले लेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो इसको यहाँ पे हल करते हैं, हो जाएगा c बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगी, तो p अपान r क्यूब और ये अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा न्यूटन पर कूलम। यही हमारे द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। ओके, तो हम इसे रफ कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म घूर्ण टाउ। ठीक, टॉर्क। तो इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले
देखो फिजिक्स में अगर डायग्राम बनाना आ गया तो उसके जरिए हम पूरी थ्योरी निकाल लेंगे उसका, और डेरिवेशन भी अच्छे से कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम या चित्र बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप लोग सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी ई वेक्टर इस साइड में होगी। ठीक, और हम लोग यहाँ पर अब बना लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, और इसके सेंटर ओ हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। ठीक, और इसकी जो दूरी होगी वैद्युत द्विध्रुव की 2l sin थीटा होगी। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल लगेगा वो हो जाएगा F बराबर QE। ठीक, और इस साइड भी लगेगा F बराबर QE। ठीक, ओके। अब इसके जो बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा होगी आप लोग लिखिए, हम बता रहे हैं क्या कहेंगे। सिंपली सा, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर लंबवत दूरी और उसका बल के गुणनफल को ही बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो इसका डेरिवेशन करते हैं। टाउ बराबर बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर हो जाएगा, बल क्या है QA लग रहा है वैद्युत क्षेत्र इस पर, और लंबवत दूरी क्या है 2l sin थीटा। आप लोग जानते हैं कि P बराबर होता है Q क्रॉस में 2l, तो 2l हो गया और Q ये मिल गया। तो टाउ बराबर A P sin थीटा, टाउ बराबर P sin थीटा। ओके, तो अब थीटा के अधिकतम मान के लिए जो इसका कोण बना है उसके अधिकतम मान के लिए क्या होगा, इसको हम थीटा बराबर 90 अंश मान लेते हैं। थीटा बराबर 90 अंश जब लंबवत स्थित होता, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित होगा तो तब क्षेत्र क्या जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 90 अंश। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू, जहाँ इसका साइन 90 का मान होता है 1 होता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा A बराबर PE साइन 90 अंश। तो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू PE। ओके, ये हमारा टाउ मैक्सिमम निकल के आ जाएगा टाउ के अधिकतम मान के लिए 90 अंश, और उसकी वैल्यू होगी PE। ठीक, और जब हम लोग इस विद्युत क्षेत्र को एकांक कर दे तब क्या बल युग्म का आघूर्ण निकल के आएगा, देखते हैं। माना नहीं, जब
इज इक्वल टू एकांक या 1। ओके, तो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित हो और वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो एकांक हो, तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होगा। या ऐसे कहेंगे, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव लंबवत स्थित हो, जब एकांक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव लंबवत स्थित हो, तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी। लगने वाला बल युग्म आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होगा। ठीक, तो हम इसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम इसे क्लियर करते हैं। ठीक, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण क्या होता है, जब हम किसी पृष्ठ पर, मान लो ये कोई पृष्ठ है, ठीक, जब हम किसी पृष्ठ पर एक समान आवेश को वितरित कर देते हैं, यहाँ पर भी उतना सब प्रत्येक स्थान पर तो आवेश का मान है वो समान है, तो इस प्रकार के वितरण को ही हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, सो ये 3 प्रकार के होते हैं सतत आवेश वितरण। नंबर 1, सतत आवेश वितरण। किसी पृष्ठ पर एक समान वितरित आवेश को सतत आवेश वितरण कहते हैं। ओके, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। नेक्स्ट नंबर, पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 3, आयतन आवेश वितरण। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें रेखीय आवेश वितरण की जानकारी ले लेते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इन दोनों को हम पहले रफ कर देते हैं। रेखीय आवेश वितरण होता क्या है, इसमें रेखीय आवेश मालूम चलता है कि इसमें कोई रेखा होगी, रेखा रूपी चालक होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक चालक है, ठीक, रेखीय आवेश वितरण
और इसके प्रत्येक जगह पर समान रूप से आवेश वितरित है। ठीक, तो तब इस पर कितना रेखीय आवेश वितरण होगा, ऐसे कैसे इसकी परिभाषा कैसे देंगे। इसे लिखेंगे, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो लैम्डा बराबर Q अपान L। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, लिख लो आप लोग। जब एकांक लंबाई के चालक तार पर या कहें एकांक लंबाई के चालक पर जब आवेश वितरित किया जाता है तो इस प्रकार के वितरण को ही रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, और नेक्स्ट नंबर पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। ठीक, पृष्ठीय आवेश वितरण होता है जब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जब आवेश समान रूप से प्रवाहित किया जाता है या दिया जाता है तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को ही हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि पृष्ठ है और इसका जो सरफेस है एरिया क्षेत्रफल वो ए है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया गया है। ठीक, और इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सूत्र पहले लिख लेते हैं। सिग्मा बराबर Q अपान A। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एकांक क्षेत्रफल पर एक समान आवेश को वितरित किया जाता है, एक समान रूप से आवेश को वितरित किया जाता है, तब इस प्रकार के आवेश वितरण को ही हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, बोला नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड नंबर इसका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है, इसे हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक, तो आयतन आवेश वितरण होता है जब किसी वस्तु के आयतन में, जब किसी वस्तु के एकांक आयतन में एक समान आवेश को वितरित किया जाता है तब इस प्रकार के आवेश वितरण को ही हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। देखते हैं। ठीक, मान लेते हैं इसका आयतन जो है V है। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होगा रो बराबर Q अपान V, और जो इसकी परिभाषा होगी एकांक किसी वस्तु के एकांक आयतन में वितरित एक समान आवेश की मात्रा को ही हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, आज से हमारा ये लेसन समाप्त होता है। कल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक, और कुछ न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग बताइए कि हमें
किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो वो हमें भेजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक।